बेनीवाल का और किरोड़ीलाल मीणा की जो बीच में डिस्कस लड़ाई हुई थी एसआई भर्ती को लेकर। और भाई हनुमान जी भाई साहब बढ़िया आदमी है। केस मेरे ऊपर तो लगभग 28 केस है, किरोड़ीलाल मीणा इन पे लगभग 100 से ऊपर केस है। भाई मदन दिलावर जी पे मेरे से ज्यादा मुकदमे हैं, बेनीवाल जी पे मेरे से ज्यादा मुकदमे हैं, डॉक्टर साहब पे मुकदमे हैं। निर्मल चौधरी कई छात्र नेता भी वहां पर गए हैं। देखो निर्मल को मैं अच्छा मानता हूँ, एक छात्र राजनीति से निकला हुआ हमारा भाई है, व्यक्ति भावनात्मक रूप से वहाँ उन गरीबों की मदद करके आया। वहाँ जो मदद मिलनी चाहिए थी उन लोगों को वो नहीं मिल पाई थी। मेरा भी मन था, मैंने भी आदमी वहाँ भेजे, लेकिन वो लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ बीजेपी कांग्रेस के नेता जा रहे थे, फोटो खिंचवाते थे अपनी पूर्ति करके, फोटो भी डाल के फेसबुक पे सोशल मीडिया पे कि देखो हम घायलों से मिले। लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीस नहीं है, लेकिन गांव में 1.5-2 करोड़ के मंदिर बनवाने के लिए उनको लूटा जाता है। पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में नरेश मीणा जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। क्या अगर अंतर चुनाव होते हैं तो नरेश मीणा वहां पर विधायकी के लिए चुनाव लड़ेंगे? मुझे तो अब ऐसा लगता है कि शायद मुश्किल चुनाव नहीं होंगे। हाँ, लेकिन प्रमोद जैन भाया को और उसके घर में किसी को टिकट मिला, हनुमान बेनीवाल जी भाई साहब, ये लोग जो जिस एरिया में राजनीति कर रहे हैं वो लोग तो ऑलरेडी जागरूक हैं। किरोड़ीलाल मीणा का विकल्प नरेश मीणा है। रेकी मीणा समाज के लिए क्या नरेश मीणा आगे कुछ बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, या फिर नरेश मीणा कुछ समाज के लिए कुछ करने वाले हैं आगे? झालावाड़ में जो घटनाक्रम हुआ वो आप सभी को याद है, लेकिन उस बीच में जब विरोध हो रहे थे तो एक शख्स थे जो लगातार उन बच्चों के हक की आवाज़ को उठा रहे थे, और वो कोई और नहीं थे बल्कि नरेश मीणा थे। उस समय पूरा घटनाक्रम हुआ क्योंकि चूंकि वो क्षेत्र वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र में आता है तो शायद अपने अपने मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन उस समय नरेश मीणा एक ऐसे थे जो लगातार उन बच्चों की हक की आवाज़ उठा रहे थे। उस समय उन पर केस दर्ज हुआ, वो जेल गए और लगभग 40 दिन बाद में वो अब जेल से बाहर आ चुके हैं। हमारे साथ में वो मौजूद हैं। नरेश जी, अगर बात करें उन 40 दिनों की, क्योंकि पहले 8 महीने का समय जेल का और उसके बाद वो 40 दिन का समय जेल का, क्या परेशानी रही? और वहाँ जब 8 महीने आप निकले, जब हमारी बातचीत हुई थी उस समय काफ़ी कुछ आपने वहाँ से सीखा। अब झालावाड़ जेल में जब आप रहे तो वहाँ से आपको क्या कुछ लर्न आउट हुआ? देखिए, झालावाड़ में मेरा ये पहला जाना था, पहला मोमेंट था वहाँ जब मेरे वो जेल में डाला। तो जेल अनुशासित जेल थी, वहाँ के स्टाफ, वहाँ का प्रशासन अनुशासित था। और लेकिन मुझे इस बार आइसोलेटेड रखा गया, मुझे सब बंदियों से अलग। जेल प्रशासन की भाषा में उसको सुरक्षा वार्ड बोलते हैं, लेकिन बंदियों की भाषा में उसको कालकोठरी बोलते हैं। और मुझे पूरे एक जो 40 दिन में रहा हूँ, पूरे टाइम कालकोठरी में ही रहा। वो एक बड़ा बाड़ा था जिसमें मैं दिन भर उसी में रहता था, बीच में 5-10 मिनट के लिए कोई मैं फ़ोन करने जाता था STD पे, तो तब जाता था। तो इस बार मुझे ज़्यादा किसी बंदियों से किसी से मिलने का मौका नहीं दिया। वहाँ एक पॉलिटिशियन जो अभी अंता से जिनको किया है, कंवरलाल जी मीणा, भी उसी जेल में बंद थे। उनसे भी मुझे जेल में रहते हुए 4-5 दिन होने के बाद में एक दिन वो भी STD पे फ़ोन करने आए और मैं भी आया, तो तब ज़रूर उनसे 1-2 मिनट रामाशामी हुई थी। तो इस बार ज़्यादा नहीं, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ था, वहाँ का जो वातावरण था वो अनुशासित था। जिस तरह से पहले जो सुनते थे, जिनमें मेरे को ऐसा लगा कि कुछ चेंज था। अगर नरेश मैं बात करूं कि जिस तरह अभी, क्योंकि हर बार आपके जब भी आप बाहर आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आपके वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर जो हमेशा चर्चा बटोरते हैं। इस समय आपका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है जिसमें केसों का जिक्र हो रहा है। उसमें आप कह रहे हैं कि जो केस मेरे ऊपर तो लगभग 28 केस हैं, जबकि किरोड़ीलाल मीणा इन पे लगभग 100 से ऊपर केस हैं। ऐसा क्या है उसमें? देखो, मैंने अभी एक शिबू सोरेन को पढ़ा अभी जेल में। शिबू सोरेन जब उनकी शुरुआत हुई आंदोलनों की और सामाजिक कार्य करते हुए, उन पर 200 मुकदमे लगे थे। बाद में उनको एक बार तो इनकाउंटर करने तक का था, लेकिन बाद में 1975 में इंदिरा गांधी जी PM थी, उन्होंने उनको सरेंडर करवा के और उनको वो किया। राजस्थान में भी और देश की राजनीति में भी जो सामाजिक जीवन में काम करते हैं और जो कहीं भी खराब व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, उन पे मुकदमे लगते हैं, आम मुकदमे लगते हैं। और मैंने कई लोगों को देखा जिन पे बहुत मुकदमे हैं, आज भी जिन पे 100 मुकदमे हैं, किसी पे 50 मुकदमे हैं। उनको मैंने जिस तरह से नहीं देखा, जिस तरह से मुझे
मेरे केवल 28 मुकदमे लगे हैं। उसके बाद मुझे जिस नज़रिया से पेश किया जा रहा है, चाहे वो प्रशासन द्वारा हो या कोई अन्य हो, तो मैंने उसी में एक कहा था भाई, मैंने अब आजकल एक ये हो गया कि कोई भी चैनल्स वाले या कोई भी सोशल मीडिया वाले कोई भी जो है कोई भी बात को कट करके पूरी बात नहीं बताते और व्यूज के चक्कर में या उसमें उसको कर देते हैं। मैंने कहा था भाई अभी राजस्थान में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन पे बहुत सारे मुकदमे हैं और मेरे से बहुत ज़्यादा मुकदमे हैं, लेकिन ना तो उनकी हिस्ट्री सीट खुल रही, एचएस भी वो नहीं है, और उनको जब कोई भी कानून तोड़ते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ एपिसोड होते हैं तो उनको कोई गिरफ्तारी भी नहीं होती। और मैं कोई भी होता है तो मुझे इस तरह से दिखाया जाता है कि मैं कोई आतन अपराधी हूँ। और अभी मेरी जो जमानतें खारिज करते हैं बार बार, अभी भी जमानत मेरी जो डीजी साहब के यहाँ खारिज हुई, उन्होंने भी इसका हवाला दिया कि इन पर इतने मुकदमे बार बार ये कानून का हाथ में लेते हैं इस तरह से। अब या तो मैं धरना प्रदर्शन करना छोड़ दूं, क्योंकि अब ये होता है कई बार कि आप धरना प्रदर्शन शांति से करो। अभी मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने भी समझाया, मेरे को कहते हैं, टोकते हैं, लेकिन स्थिति ये हो गई कि जब अगर आपको प्रशासन उलझाना चाहता है, अगर आपके खिलाफ सरकार आपके खिलाफ है, तो आप चाहे कितने गांधीवादी तरीके से भी अगर आंदोलन करोगे, धरना प्रदर्शन करोगे, तो भी आप पे तो मुकदमा लगा ही देंगे। आप रोड जाम मत करो, रोड जाम मत करो, कुछ मत करो। अगर आप रोड पे पैदल पैदल भी चल गए तब भी कह देंगे रोड जाम कर दिया। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले अगर कोई मोटरसाइकिल कोई व्हीकल पकड़ लें और उनकी इच्छा है कि चालान बनाना है तो वो बनाएंगे सही, चाहे आप नई गाड़ी लेके आओ। वही हालात राजनीति में हो गई। अब मैं देखता हूँ कि या तो आदमी को बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए, मेरे को शांत बैठ जाना चाहिए, मेरे को कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि एमएलए और एमपी बनने के बाद जब आप एमएलए विधानसभा और लोकसभा में चले जाओ तो उसके बाद तो किसी गिरफ्तारी होती नहीं, क्योंकि सीआईडी जांच करती है, तो लोकल पुलिस को गिरफ्तार करती नहीं है, सीआईडी जांच करेगी। सीआईडी जांच क्या कैसे होती है वो आप सबको पता है। तो उसी संदर्भ में मेरे से एक हो गया था कि भाई वो फलाने आदमियों पे भी इतने मुकदमे हैं, तो मेरे पे तो कुछ ही नहीं है, फिर मुझे क्यों आतन अपराधी कहा जाता है। लेकिन उसमें किरोड़ी का जिक्र हमेशा, जैसे लास्ट जो वीडियोस में किरोड़ी के जिक्र का जो आपने किया है, वही जो पोर्शन है पूरा वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरा। किरोड़ी लाल मीणा का ही नाम लिया था आपने या और भी लोगों का नाम लिया था? मैंने तो पहले भी लिखा, एक बार मेरी जब एचएस खोली गई थी तब मैंने कहा था भाई मदन दिलावर जी पे मेरे से ज़्यादा मुकदमे हैं, बेनीवाल जी पे मेरे से ज़्यादा मुकदमे हैं, डॉक्टर साहब पे मुकदमे हैं। और दुख होता है, लेकिन मेरे लिए तुरंत कह देता कोई भी नेता कि उसने ये किया, अरे भाई इन जो बाकी लोगों पे मुकदमे लग रहे हैं बहुत, और लगेंगे ही। अगर आप सामाजिक जीवन में काम कर रहे हो तो आप पे मुकदमे लगेंगे ही, या तो आप चुप बैठ जाओ। और हमारे जो मैं हालात देख रहा हूँ, मुकदमा मेरे पे वहाँ इसलिए नहीं लगा कि मैंने वहाँ धरना दे रहा था, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने एक शब्द ऐसा बोल दिया था जिसके कारण से वहाँ मुकदमा लगा था। हाँ, किसी राजनेता को चुप गया तो उसने अरे किसको अंदर डालो, नहीं तो मुझे तो 151 में पाबंद किया था। 151 में पाबंद किया, मुझे वहाँ से 150 किलोमीटर दूर ले जाके वहाँ बिल्कुल मध्य प्रदेश बॉर्डर पर गंगदार थाना था, वहाँ रखा था। लेकिन फिर पता नहीं दूसरे दिन कौन सा प्रेशर था, किस नेता का प्रेशर था, किस क्या कारण था, मुकदमा दर्ज करवाया जिन डॉक्टर साहब ने, डीन ने, हॉस्पिटल के डीन ने, उसमें मुकदमे में लिखा मौखिक आदेश पर एफआईआर करवा रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में नहीं गया, वहाँ डॉक्टर और कंपाउंडर से कहीं मेरी आमना सामना भी नहीं हुआ, दूर से भी मतलब नज़र नहीं पड़ी। उसके बावजूद भी मेरे पे ये आरोप लगा दिया कि हमारे साथ हाथापाई करी और इलाज नहीं करने दिया वहाँ। जबकि इस बात को जो बेचारे पुलिस वाले जो छोटे सिपाही वो भी मेरे को जब ले जाए वो कह रहे थे कि यार कि भाई साहब आप नहीं आते तो इनकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। वहाँ केवल फोटो सेशन के लिए लोग जा रहे थे। और मैंने ऐसे जब भी इस तरह के हालात होते हैं ना कहीं भी, वहाँ ज़्यादातर नेता केवल अपनी फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए फोटो सेशन के लिए जाते, तो वहाँ उन जो बच्चे, जो घायल बच्चे जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ भी वही हो रहा था। वहाँ बीजेपी कांग्रेस के नेता जा रहे थे, फोटो खिंचवाते थे अपनी पूर्ति करके, फोटो पे डाल के फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कि देखो हम घायलों से मिले, जबकि उस समय उनसे नहीं मिलना चाहिए था जब इलाज चल रहा था। मैं वहाँ गाँव में जा सकता था, वहाँ जब मैं टोल पर रुका, लेकिन मैंने वहाँ ये कहा कि भाई वहाँ अभी ठीक नहीं है, अपना जाने से वहाँ अगर व्यवस्था ख़राब होती तो नहीं जाएंगे। लेकिन मैं झालावाड़ गया, फिर मैं हॉस्पिटल से बहुत दूर बैठा था, फिर भी मुकदमा लगा दिया। अभी फोटो सेशन की अगर बात हम कर ही रहे हैं तो आप जब जेल से बाहर आए थे उस समय भी लगातार किरोड़ी लाल मीणा हैं, कुछ और नेता हैं, उससे पहले निर्मल चौधरी, कई छात्र नेता भी वहाँ पर गए हैं, कुछ रुपए देकर के आए। देखो, निर्मल को मैं अच्छा मानता हूँ, एक छात्र राजनीति से निकला हुआ हमारा भाई है और अध्यक्ष है विश्वविद्यालय का, और वो अगर नागौर का रहने वाला एक युवा छात्र नेता, अगर वो झालावाड़ जाके जहाँ उसका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं
लेकिन वो मुझे अच्छा है कि एक छात्र संघ से निकला हुआ व्यक्ति भावनात्मक रूप से वहाँ उन गरीबों की मदद करके आया, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हाड़ौती की तरफ से, हाड़ौती की जनता की तरफ से। और वहाँ जो मदद मिलनी चाहिए थी उन लोगों को, वो नहीं मिल पाई थी। मेरा भी मन था, मैंने भी आदमी वहाँ भेजे, लेकिन वो लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। अब किन के वजह से डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं पता नहीं, लेकिन जो लोग उनको डरा रहे हैं तो वो लोग उनकी मदद करें, उनकी आर्थिक मदद करें। अगर मैं ये समझूं कि अंतर चुनाव की हर बार जिक्र होता है, जब भी जिक्र होता है तो नरेश मीणा का जिक्र ज़रूर होता है, क्या अगर अंतर चुनाव होते हैं तो नरेश मीणा वहाँ पर विधायकी के लिए चुनाव लड़ेंगे? 200% मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं, लेकिन मुझे तो अब ऐसा लगता है कि शायद मुश्किल चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों ने मीडिया में सब जगह नाम इतना प्रचारित कर दिया, तो कई लोग सोच रहे हैं कि पहले वाले ही ठीक थे, इससे तो ये आ जाएगा तो बिल्कुल ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है विधानसभा सत्र भी दबाव है सरकार पे, विधानसभा सत्र का, इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन विधानसभा सत्र जैसे ख़त्म हो जाएगा, मुझे लगता है उनको माफ़ीनामा मिल जाएगा कंवर लाल जी को, और कंवर लाल जी विधायक रहेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं होता, माफ़ीनामा नहीं मिलता या कुछ चुनाव होता है, तो नरेश मीणा वहाँ उस समय समीकरणों को देखकर कि जैसे कोई अच्छे व्यक्ति को टिकट मिल गया, कोई अच्छे किसान को, अच्छे कौम को टिकट मिल गया, और मेरी वजह से अगर उसका नुकसान होगा तो मैं नहीं चाहूँगा। हाँ, लेकिन प्रमोद जैन भाया को अगर उसके घर में किसी को टिकट मिला तो उसके हराने के लिए मेरे खड़े होने से हारेगा तो खड़ा होऊंगा, मेरे खड़े होने की अपेक्षा किसी और से मैं हराने में ज़्यादा सक्षम होऊंगा तो वैसे हराऊंगा। प्रमोद जैन भाया का परिवार अंता से चुनाव नहीं जीतेगा। अंता में अगर कोई बनेगा तो माली समाज का बने, धाकर समाज का बने, जिसकी वहाँ संख्या है। वहाँ रघुवीर सिंह जी कौशल साहब का क्षेत्र है, वो जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका बेटा वहाँ प्रधान है, वो बन जाए। भ्रष्ट व्यक्ति जिन लोगों ने हाड़ौती को लूटा है उनको तो नहीं बनने दूंगा। आपने जिक्र किया कि प्रमोद जैन भाई को तो बनने नहीं देंगे, उसके अलावा अगर कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति खड़ा हो गया तो क्या उसको समर्थन रहेगा? तो मैंने कहा ना, मैं निर्दलीय हूं। प्रमोद जैन भाया लड़ा, या उसके परिवार का, या उसका कोई जो गुलाम, जिसे हम गुलाम कहेंगे, जो जिससे प्रमोद जैन भाया अगर मजबूत हो, या प्रमोद जैन भाया किसी पे दाव खेले, प्रमोद जैन भाया का आसपास का व्यक्ति एमएलए नहीं बनने दूंगा। चाहे फिर वो कोई दल हो, कोई भी हो, व्यक्ति हो, उसकी मदद करेंगे। और वहाँ की जनता ने चाहा, क्योंकि जिस तरह अभी भी रिपोर्ट है, अगर वहाँ के लोगों ने चाहा तो खुद लड़ेंगे। अभी अपन बात डिफेंडर की कर रहे थे, तो डिफेंडर का जिक्र काफ़ी ज़्यादा इस समय हो रहा है, काफ़ी नेताओं का क्रेज़ है, कई लोग नेताओं को बोल भी रहे डिफेंडर लेने के लिए। क्या आपके पास? देखो, मेरे पास तो बड़ी मुश्किल से तो बोलेरो आई थी, अभी स्कॉर्पियो वो भी टूटी हुई है। मुझे तो ये, मुझे इनमें मैं एडजस्ट भी नहीं होता। मैं बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी कैफे में, इनमें मैं कंफर्ट नहीं होता। मैं तो चाय की थड़ियों वाला देहाती व्यक्ति हूँ, उसी में कंफर्ट हूँ। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम जिक्र करें कि मीणा समाज के लिए क्या नरेश मीणा आगे कुछ बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, या फिर नरेश मीणा कुछ समाज के लिए कुछ करने वाले हैं आगे? जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, उसके लिए सब कुछ न्योछावर है, सब कुछ। लेकिन राजनीति में मेरा एक मकसद है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो क्षेत्र ऐसा है जो आज की तारीख में राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र अगर कोई है तो हाड़ौती है। वहाँ गरीबी है, शिक्षा का अभाव है। आज हालात आपने देखा है पिपलोदी वाला मामला, और पिपलोदी वाले मामले ने जिस तरह से वहाँ के हालातों को लेके देखा, मैं छबड़ा चुनाव लड़ा, वहाँ भी मैंने, मेरा देखो राजनीति में रहते हुए मेरा अगर मेन काम, मुख्य मैं ध्येय मानता हूँ तो मैं गरीबों की, पिछड़ों की, शोषितों की सेवा करना राजनीति में मैं अपना मकसद मानता हूँ। और उसके लिए मेरे लिए कोई जाति धर्म नहीं है। मैं उसमें कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति जिसको मेरी ज़रूरत है कि भाई इसकी हमें नरेश की जरूरत है, नरेश उसमें मदद कर, जितने मैं कर पाऊँ उतनी मदद करने के लिए उनके लिए तैयार। मैं, आपने देखा नहीं क्या पिपलोदी वाला मामला, मेरी कितनी बढ़िया यात्रा चल रही थी। लोग मेरे से बहुत नाराज हुए, इस बात को लेकर भी लोग नाराज हुए कि आप अभी 8 महीने जेल में होके आए हो, अभी मेरे से कहते हैं लोग। और इतनी भव्य यात्रा जब आपकी चल रही थी, बिना तैयारी करके यात्रा स्टार्ट हुई,
अचानक से यात्रा मैंने स्टार्ट करी, बिना तैयारी के साथ नहीं थी। बिना तैयारी के, बिना कुछ किए भी अगर यात्रा इतनी सक्सेस चल रही थी, तो वो कोटा आते आते जब इधर आती तो शायद ऐतिहासिक यात्रा होती। लेकिन मुझे उस यात्रा से ज़्यादा वो जो बच्चे मरे और जिस कारण से मरे, वहाँ ऐसे ही हालात हैं। वहाँ आप सरकारी दफ्तरों में चले जाओ, आप वहाँ स्कूलों में चले जाओ, स्कूल ही नहीं है वहाँ। आज भी मेरे को बहुत दुख होता है। मैं कहूँगा जो इन धर्म की बात करने वाले लोग हैं, आज वो वहाँ भी हैं। वहाँ गाँव में लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीस नहीं है, लेकिन गांव में 1.5-2 करोड़ के मंदिर बनवाने के लिए उनको लूटा जाता है। उस एरिया का अगर आप हालत देखो ना, छबड़ा छिबड़ोद की, वहाँ भंडारे, डोर, धर्म के नाम पर जो आडंबर होते हैं, और शिक्षा पर कोई बात करने वाला व्यक्ति नहीं है। उस गम है मेरे अंदर उस बात का। और मैं चाहता हूँ, अभी मैं एक संस्था भी बना रहा हूँ और जल्दी मैं एक संगठन, बड़ा संगठन राजस्थान में बनाऊँगा, और मैं चाहूँगा कि उसको उस संगठन के माध्यम से शिक्षा को लेकर एक अलग उस एरिया में जगाऊँ। वहाँ बच्चों, गरीब बच्चों के लिए कोचिंगें खोल के, निःशुल्क कोचिंगें खोल के, जनता से, जो भी कर्मचारी साथी उनसे मदद मांग के, छबड़ा, छिपा बड़ौद, किशनगंज साबाद, ये बेल्ट, किशनगंज साबाद सहरिया बेल्ट, आज भी वो बहुत पीछे हुए हैं। छबड़ा में बंजारा समाज, भील समाज, कंजर समाज, सांसी समाज, अभी 2 समाज है, कंजर समाज और सांसी समाज, आप सुनते होंगे इनको। ये बेचारे, इनको इतने पीछे इलाका, ग्रामीण एरिया में इनको लोग काम नहीं देते। इनकी छवि, इमेज इस तरह की बना रखी कि ये तो, लेकिन जब आप उनको रोजगार नहीं दोगे, आप उनको जब रोजगार नहीं दोगे, आप उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दोगे, तो वो क्या करेंगे? अपना पेट पालने के लिए कोई ना कोई गलत काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब देखता हूँ ना मैं, तो दुख होता है, और इन चीज़ों को मैं वहाँ बदलने का प्रयास करूँगा। राजनीति में एक ही मकसद है। आप एक बात और देखो, मैं हाड़ौती में, मेरे लिए हाड़ौती उतनी सूट नहीं करती जितना पूर्वी राजस्थान सूट करता है। मुझे छबड़ा में 44,000 वोट मिले, और देवली उनियारा में, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है, मेरे समाचार, वहाँ मुझे 60,000 वोट मिले। और मैं अगर जैसे पिछली बार बामनवास से चुनाव लड़ लेता, या कहीं टोडा भीम इधर लड़ लेता, तो भगवान को हो सकता तो मैं जीत भी जाऊँ। लेकिन मेरी जरूरत यहाँ कम है। पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में नरेश मीणा जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। हाड़ौती में मेरी विशेष जरूरत है। हाड़ौती जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ मेरी इतनी मेरी इतनी ज़रूरत है वहाँ, क्योंकि वहाँ कुछ तो, वहाँ फैक्ट्रियाँ जो खुली है थर्मल वगैरह, वहाँ भी बाहर के लोग आके नौकरियाँ कर रहे हैं। 2 थर्मल है, छबड़ा में एक थर्मल है, एक कवाई में थर्मल है। वहाँ लोकल लोगों को किसी को रोजगार नहीं है। ये जो बड़े बड़े जो मंत्रियाँ जो जयपुर में आके बैठे हैं, ये उन थर्मलों की राख बेच के और थर्मलों में डंपर चला के, जेसीबी चला के उनको खा रहे हैं। वहाँ बहुत लोग, अच्छा, लोग शिक्षित नहीं हैं, राजनीतिक चेतना नहीं है। आज ये लोग जो हनुमान बेनीवाल जी, भाई साहब, ये लोग जो जिस एरिया में राजनीति कर रहे हैं, वो लोग तो ऑलरेडी जागरूक हैं। हमारे वहाँ तो, मैं जिस एरिया में जगाने का प्रयास कर रहा हूँ लोगों को, वो बहुत पीछे हैं बेचारे, वो जानते ही नहीं, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। हनुमान बेनीवाल का आपने जिक्र किया, तो क्या लगता है हनुमान बेनीवाल का और किरोड़ीलाल मीणा की जो बीच में लड़ाई हुई थी एसआई भर्ती को लेकर के, उसको आप क्या सोचते हैं? क्या वो क्रेडिट वॉर था, या फिर वो छोड़ो उनके मामले में, पर हनुमान जी भाई साहब बढ़िया आदमी है, क्योंकि वो मेरे बारे में हमेशा बोलते रहते हैं। अभी भी उन्होंने मेरे को रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाई मेरी, उन्होंने मेरे के लिए कहा भी सही। तो ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राजकुमार रोध, आप जब वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी समय, उसी दिन राजकुमार रोध की वहाँ पर न्याय महापंचायत भी थी, जो झालावाड़ में बच्चों को लेकर के थी, उसको क्या लगे? देखो, मैं तो हाड़ौती में उदाहरण पेश करता हूँ। राजकुमार रोध एक उदाहरण है राजस्थान की राजनीति का। बाप पार्टी राजस्थान की राजनीति में उदाहरण है। वो उदयपुर अंचल, वो सेम एरिया, वो भी हमारी जैसा एरिया था। पूर्वी राजस्थान, जहाँ हम ट्राइबल, जो मीना ट्राइबल और गुर्जर समाज रही जो लोग आते हैं, ये हमसे 50 साल आगे हैं। यहाँ सब लोग सक्षम भी हो गए। यहाँ के जो नेता थे पहले, उन्होंने यहाँ लोगों को जगाया। लेकिन हाड़ौती जो बेल्ट है वो बहुत पिछड़ी है। तो वहाँ मैं कहता हूँ कि सक्षम बनो, दमदार बनो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने वोटों को पहचानो। अब संख्या सबसे ज़्यादा धाकड़ समाज की है वहाँ, लेकिन नहीं है प्रतिनिधित्व। माली समाज की संख्या एक भी एमएलए नहीं है, मीना समाज की संख्या नहीं है, गुर्जर समाज की संख्या नहीं है, लोधा समाज की संख्या नहीं है, बंजारा समाज, ये जो भील समाज, इनको वहाँ पंचायत समिति और डायरेक्ट जिला परिषद के टिकट तक नहीं मिलते। तो चाह रहा हूँ कि सब लोगों को, और लोग जाग रहे हैं, अभी जो चल रहा है उससे फ़र्क पड़ रहा है। और अच्छा, एक चीज़ का एक जिक्र होता है, क्या किरोड़ीलाल मीणा का विकल्प नरेश मीणा है? क्योंकि हमेशा जिक्र होता है सोशल मीडिया पर भी। कोई किसी का विकल्प नहीं बनता कभी लाइफ में, बन ही नहीं सकता।
उनका काम करने का अपना तरीका है, उनकी विचारधारा है। हम भी अपने काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। शुक्रिया नरेश भाई, बहुत बहुत आपका। तो ये थे नरेश मीणा, जिनसे हमने खुलकर चर्चा की झालावाड़ जेल के अंदर से लेकर के बाहर तक तमाम जो स्टेटमेंट थे, तमाम जो आरोप इन पर लग रहे थे, तमाम सवालों पर हमने इनसे चर्चा की और उन्होंने खुल कर के उन तमाम सवालों के जवाब है वो दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक हमें देखेंगे उनके तमाम सवाल उनके मन में जो होंगे वो उन तक पहुंच पाए होंगे। अच्छा, और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।